करते हैं। लेक्चर नंबर 19 है हमारा और आज हम मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम चीफ एग्जीक्यूटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं, बल्कि आज ही के लेक्चर में चीफ एग्जीक्यूटिव का टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा। टॉपिक छोटा है लेकिन अहम है। इसमें पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस उसने टेस्ट करता होता है कि स्टडीज में टेस्ट करता है इस लेक्चर के कंसेप्ट्स को, इसीलिए आपने इसको ध्यान से समझना है और लेक्चर के फौरन बाद इसको याद कर लेना है। रेफरेंस वगैरह आपके सामने मौजूद हैं। इसके अलावा लेक्चर प्लान भी आपके साथ जो इसी चैप्टर के ऊपर आपके कोर्स पेज पे आपके साथ शेयर किया गया होगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव होता कौन है? हमने ये स्टडी किया था कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास टेक्निकल नॉलेज या स्किल नहीं होती, इसलिए वो कुछ टेक्निकल लोगों को अपॉइंट करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, जिन्हें हम डायरेक्टर्स कहते हैं। डायरेक्टर्स की तादाद एक से ज़्यादा होती है। वो हमने स्टडी किया कि अनलिस्टेड कंपनी है तो पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड है तो 3 मिनिमम, लिस्टेड है तो 7, वरना नॉर्मली 8, 10, 12, 15, 20 एक नॉर्मल लेवल की जो कंपनी है, एवरेज कंपनी, उसमें इतने डायरेक्टर्स होना नॉर्मल है। लेकिन वो डायरेक्टर्स कंपनी के लिए स्ट्रेटजिक लेवल पे डायरेक्शन या प्लानिंग या डिसीजन मेकिंग तो करते हैं, लेकिन डे टू डे बेसिस के ऊपर वो कंपनी की मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। नॉर्मली हर मंथ एंड पे या हर 2 महीने बाद डायरेक्टर्स की मीटिंग प्लान होती है, डायरेक्टर्स मीटिंग में आते हैं और कंपनी के पूरे महीने 2 महीने की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं। उसकी बेस पे वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको चलाने के लिए डायरेक्टर्स खुद नहीं बल्कि अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं और उसे ये टास्क देते हैं कि तुम डेली बेसिस के ऊपर ऑफिस में आओ और हमारे बनाई हुई पॉलिसीज डिसीजन मेकिंग को इंप्लीमेंट करो, और इसमें जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक्सट्रीम केसेस में हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, रब्ता कर सकते हो, लेकिन डे टू डे बेसिस पे हम नहीं आएंगे कंपनी में, तुमने आना है। ये डायरेक्टर्स अपने जिस रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं इसे कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। और याद रखिए चीफ एग्जीक्यूटिव हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है। हर कंपनी का, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, हर कंपनी का एक चीफ एग्जीक्यूटिव होना लाजमी है। ठीक है, स्वाय वो सिंगल मेंबर कंपनी आपको पता है, उसमें वो जो ओनर होता है वही डायरेक्टर होता है, लेकिन नॉर्मली हर कंपनी के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव होना रिक्वायर्ड है। ये पहली चीज ये ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद और चीफ एग्जीक्यूटिव होगा भी एक। डायरेक्टर्स तो की तादाद तो एक से ज्यादा होती है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव लेकिन कंपनी में सिर्फ एक होगा। तो हम स्टडी करते हैं इसकी डेफिनेशन। ऑफिशियली में क्या कहता है चीफ एग्जीक्यूटिव कौन? अच्छा, नाम के साथ आपको पता है, डायरेक्टर में भी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि नाम में क्या रखा है, यानी नाम के साथ लफ्ज डायरेक्टर लगा देने से, नाम के साथ लफ्ज चीफ एग्जीक्यूटिव लगा देने से कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बनता। एक घर के करीब जाए वो इस्त्री ठीक करवाने के लिए, पंखा ठीक करवाने के लिए, तो आपको जो इलेक्ट्रीशियन होता है कार्ड देता है, उसके ऊपर लिखा होता है बाजुकात चीफ एग्जीक्यूटिव अकरम हुसैन। अब क्या वो चीफ एग्जीक्यूटिव है इसका मतलब बाय लॉ? इसका जवाब है नहीं। नाम के साथ या किसी डेजिग्नेशन के साथ एग्जीक्यूटिव लगा देने से कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन जाता। तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? लॉ कहता है बाय लॉ चीफ एग्जीक्यूटिव हम उस बंदे को कहेंगे जिसको अपॉइंट किया है डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी, जिसको किसी कंपनी के डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया, जो खुद से अपॉइंट हो गया, खुद ही फैसला किया उसने, मैं आज से इस दुकान का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? जिसको किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया हो। और किस लिए अपॉइंट किया हो? कंपनी को मैनेज करने के लिए, कंपनी के मामलात को संभालने के लिए, टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, कंपनी के अफेयर्स करेगा, मैनेज अफेयर्स को मैनेज करेगा, तो उसके पास क्या होगा? उसके पास जाहिर पावर्स होनी चाहिए। तो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास सब्सटेंशियली सारी या सब्सटेंशियली मेजॉरिटी ऑफ पावर्स ऑफ मैनेजमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव के पास होते हैं। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो फैसले करने हैं डायरेक्टर्स के बाद, जो क्या चलाने के लिए जो मैनेजमेंट करनी है, वो सारी की सारी मैनेजमेंट पावर चीफ एग्जीक्यूटिव के पास होते हैं। लेकिन याद रखें चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अंडर कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स काम करता है, यानी ये डायरेक्टर्स की इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टर्स की डायरेक्शंस के मुताबिक काम करता है। ये अकाउंटेबल टू डायरेक्टर, जिस तरह डायरेक्टर्स आर अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर, उसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स की डायरेक्शन
उनकी इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ नहीं चल सकता। अगर उसके डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ चलेगा, डायरेक्टर के पास ये पावर है, अगर वो उसे अपॉइंट कर सकते हैं, उसे रिमूव भी कर सकते हैं। इसीलिए याद रखें, चीफ एग्जीक्यूटिव अकॉर्डिंग टू कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स काम करता है। तो अभी तक की डिस्कशन से हमें यह समझ में आया, डायरेक्टर्स खुद बिजनेस नहीं चलाते, वो बड़े टॉप लेवल के स्ट्रेटेजिक डिसीजन करते हैं। बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे रन करने के लिए डायरेक्टर्स एक बंदा अपॉइंट करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव एक तरह से डायरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेटिव है, डायरेक्टर्स का एजेंट है एक तरह से। टर्म्स एंड कंडीशन, ये तो की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन हो गया। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव की टर्म्स, जैसे हर एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। मैं टीचर हूं, मेरी जो कॉलेज के साथ टर्म्स एंड कंडीशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिसाइड हुई है, उनमें लिखा हुआ है मैंने लेक्चर डिलीवर करने हैं, उनमें लिखा हुआ है मैंने स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब देने हैं। फॉर एग्जांपल, ये नहीं है कि सिर्फ लेक्चर देके मेरा काम खत्म हो गया। उनमें लिखा हुआ है मैंने वीकली टेस्ट बनाने हैं, उनका सोल्यूशन देना है। हाँ, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा हुआ कि मैंने चेक भी करना है। चेक करने के लिए हम लोगों ने टीए रखे होते हैं। हाँ, लेकिन उसमें यह लिखा है कि मैंने सुपरविजन करनी है, रैंडम बेस पे के कुछ टेस्ट को चेक करके देख लिया जाए कि क्या वो जो सोल्यूशन दिया गया, जो मार्किंग स्कीम दी गई, उसके मुताबिक है कि नहीं है। तो ये टर्म एंड कंडीशन, हर एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। तो सीईओ की भी कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। क्या होंगी, स्टडी करते। कहता है टर्म्स एंड सीईओ की टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेंगे डायरेक्टर्स आर कंपनी इन जनरल मीटिंग एज पर आर्टिकल्स। एज पर आर्टिकल, ये मिलती जुलती लाइन आपने गैस कीजिए कहां पे और पढ़ी थी, रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स में। ठीक है, डायरेक्टर को दो तरह की रिम्यूनरेशन मिलती है ना, एक तो वो मिलता है मीटिंग अटेंड करने की, बोर्ड मीटिंग, प्लस अगर कोई एक्स्ट्रा काम उनको एलोकेट किया जाए उसकी भी उन्हें रिम्यूनरेशन मिलती है। जैसे कंपनी का बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन, उसकी कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां होती हैं, या कोई इन्वेस्टिगेशन वाला काम या कोई और एक्स्ट्रा काम कर दिया। तो रिम्यूनरेशन का रूल भी यही था। क्या तीन चीजें थी, आर्टिकल्स, कंपनी जनरल मीटिंग, डायरेक्टर्स। इसका मतलब क्या होता है, जब ये एक लाइन में ये तीनों चीजें आती है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपने जब ये ऊपर वाली चीज डिसाइड करनी है ना, वो चाहे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव हो, चाहे रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर हो, सबसे पहले देखा जाएगा कंपनी के आर्टिकल्स को। क्या आर्टिकल्स में इस बारे में कोई चीज लिखी गई है। नॉर्मली आर्टिकल्स में एक मैक्सिमम रिम्यूनरेशन है तो एक मैक्सिमम लिमिट लिखी जाती है, या अगर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उसमें दो चार बड़ी अहम वाली जिम्मेदारियां आर्टिकल्स में लिखी जाती है। तो आर्टिकल्स में जो लिखा हुआ वो तो अप्लाई होगा, उसको फॉलो करना। इसके अलावा शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे रिम्यूनरेशन के केस में हमने पढ़ा था, आर्टिकल्स में अगर एक स्केल डिसाइडेड है कि मैक्सिमम इतनी एक मीटिंग अटेंड करने की 50,000 रुपए मिलेगी रिम्यूनरेशन, तो ये तो होगी ना मैक्सिमम लिमिट जो आर्टिकल्स में है। इसका मतलब है इससे ऊपर नहीं जा सकते हम, लेकिन शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे। अगर शेयर होल्डर ने डिसाइड किया अच्छा 50,000 मैक्सिमम है, हम देखेंगे जो जूनियर हैं जिनका एक्सपीरियंस कम है उनको 20,000 मिलेगा, जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा उनको 40,000 मिलेगा। तो आर्टिकल्स के बाद मेंबर भी जनरल मीटिंग में डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स करेंगे, यानी मेंबर जो भी डिसाइड करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन रिम्यूनरेशन, आर्टिकल्स के खिलाफ नहीं, आर्टिकल्स के अंदर रहते रहते डिसाइड करेंगे। और फर्ज कीजिए कि शेयर होल्डर ने डिसाइड कर लिया या शेयर होल्डर ने कोई चीज डिसाइड नहीं की, तो फिर डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। जैसे शेयर होल्डर ने इतना डिसाइड किया कि जूनियर जो डायरेक्टर्स होंगे उनको 20,000, सीनियर वालों को 40,000, तो डायरेक्टर्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि जूनियर किसको कहेंगे, जिसका 10 साल से कम एक्सपीरियंस होगा वो जूनियर है, उसको मीटिंग अटेंड करने का 20,000 मिलेगा, जिसका 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है वो सीनियर है, उसे मीटिंग अटेंड करने का 40,000 मिलेगा। यानी डायरेक्टर डिसाइड कौन कर सकता है, आर्टिकल्स। और अगर आर्टिकल्स में क्लियरली मेंशन नहीं है कोई चीज, तो मेंबर्स इन जनरल मीटिंग, अगर उन्होंने भी क्लियरली मेंशन नहीं की कोई चीज, तो फिर डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। डायरेक्टर डिसाइड नहीं कर सकते, इसका इस प्रोविजन का ये मतलब नहीं है डायरेक्टर्स की मर्जी होगी वो जो चाहे डिसाइड कर ले। तो इसलिए जब कभी आपने रिम्यूनरेशन की बात करें या टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो आपके सोल्यूशन में तीनों अल्फाज आने चाहिए, आर्टिकल्स भी, जनरल मीटिंग भी
और डायरेक्टर्स भी। कंपनी का मतलब शेयर होल्डर्स ही होता है, ठीक। डायरेक्टर्स और ये इनका ऑर्डर भी इसी तरह है, सबसे पहले आर्टिकल्स की बात मानी जाती है, फिर जनरल मीटिंग की, फिर उसके बाद डायरेक्टर्स की। अगली चीज जो बड़ी अहम है वो क्या, चीफ एग्जीक्यूटिव डीम्ड डायरेक्टर होता है। डीम्ड का मतलब क्या होता है, DEEMED। लॉ में डीम्ड का मतलब होता है एज्यूम्ड, फर्ज ये किया जाता है, एज्यूम किया जाता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव भी एक डायरेक्टर है। याद रखें, चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किसने करना है, डायरेक्टर्स ने। अच्छा, किसको अपॉइंट कर सकते, किसी को भी। डायरेक्टर्स में से भी ही कोई चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है, या डायरेक्टर्स के अलावा भी किसी बंदे को चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया जा सकता है। याद रखिएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव किसी भी पर्सन को चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया जा सकता है, किसी भी पर्सन को चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया जा सकता है। फिर सुने, किसी भी पर्सन को चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया जा सकता है। किसी भी पर्सन से क्या मुराद, डायरेक्टर को भी जी, और अगर डायरेक्टर नहीं है उसको भी किया जा सकता है, मेंबर को भी, और अगर मेंबर नहीं है उसको भी किया जा सकता है, एम्प्लॉय को यस, और अगर एम्प्लॉय नहीं है उसको भी किया जा सकता है। इसका मतलब है अगर कोई पर्सन ना कंपनी का डायरेक्टर है, ना कंपनी का मेंबर है, ना कंपनी का एम्प्लॉय है, उसे चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। और जब उसको चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर लिया जाएगा तो अगर वो ऑलरेडी डायरेक्टर नहीं है, वो डायरेक्टर में से नहीं, किसी बाहर से बंदे को चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया गया है, तो एज्यूम किया जाएगा कि वो डायरेक्टर है, एज्यूम किया जाएगा वो चीफ एग्जीक्यूटिव डीम्ड डायरेक्टर होता। अच्छा, इसका फर्क क्या पड़ता है, फर्क यह पड़ता है कि अब जो प्रोविजन डायरेक्टर्स के ऊपर एप्लीकेबल थी वो सारी प्रोविजन इस चीफ एग्जीक्यूटिव में भी एप्लीकेबल है। यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डायरेक्टर्स के लिए था वो इसके लिए भी है, जो इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डायरेक्टर्स के लिए था वो इस पे भी है। जिन सिचुएशंस में पढ़ के डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसी सिचुएशन में पढ़ के चीफ एग्जीक्यूटिव भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यह है डीम्ड डायरेक्टर का मतलब, चीफ एग्जीक्यूटिव इज डीम्ड डायरेक्टर का मतलब। लेकिन दूसरी तरफ जहां पे ये लाइबिलिटीज उसकी सारी वो डायरेक्टर्स वाली या डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है, वहां पे राइट्स भी डायरेक्टर वाले आ जाते हैं। यानी चीफ एग्जीक्यूटिव को फिर डायरेक्टर वाले राइट्स भी मिलेंगे, वो बोर्ड मीटिंग में जाके बोर्ड मीटिंग अटेंड भी कर सकता है, हालांकि शेयर होल्डर नहीं कर सकते, वो कर सकता है। तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ड्यूटी। अगली प्रोविजन बहुत अहम, और सिर्फ ये कंपनी लॉ में नहीं, मर्केंटाइल लॉ में भी, मर्केंटाइल लॉ में सिर्फ पार्टनरशिप में नहीं, एजेंसी में भी ये प्रोविजन बहुत अहम। ये समझ सिंपल है, लेकिन आपने इसको जहन में रखना। ये ज्यादातर ये चीफ एग्जीक्यूटिव वाले टॉपिक में, कंपनी लॉ में चीफ एग्जीक्यूटिव टॉपिक टेस्ट होती है, प्लस मर्केंटाइल लॉ में ये पार्टनरशिप में ज्यादा टेस्ट होती है। जिस तरह आपको बताया था ना कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का कंसेप्ट, वो कंपनी लॉ में भी अप्लाई होता है, वो मर्केंटाइल लॉ में भी गारंटी वाले टॉपिक में टेस्ट होगा वो कंसेप्ट। तो इस तरह आप ये कंसेप्ट में अलर्ट पहले से आपको इसलिए कर रहा हूं ताकि ध्यान से समझे कि ये ज्यादा अहम है बाकी कंसेप्ट से। चीफ एग्जीक्यूटिव नॉट टू इंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस, नॉट टू इंगेज इन कंपीटिंग। पहली चीज तो ये जहन में रखें, डायरेक्टर्स के लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ये चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए। डायरेक्टर किसी दूसरी कंपीटिंग बिजनेस में भी डायरेक्टर हो सकता है, बल्कि हमने क्या पढ़ा था, वो 5 लिस्टेड कंपनीज का एट ए टाइम डायरेक्टर हो सकता है। तो ये प्रोविजन चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए है। पहली चीज किसके लिए, कंपनी के चीफ, डायरेक्टर्स के लिए नहीं, शेयर होल्डर्स के लिए नहीं, सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए, क्योंकि उसने बिजनेस चलाना है। नॉट टू इंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस, कंपीटिंग बिजनेस में इंगेज नहीं करेगा। इसमें लफ्ज कंपीटिंग का क्या मतलब है, कंपीटिंग का मतलब है सिमिलर बिजनेस, इस जैसा दूसरा बिजनेस। टेक्सटाइल है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव एक टेक्सटाइल कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव है, दूसरी टेक्सटाइल कंपनी में इंगेज नहीं होगा। इंगेज होने का मतलब किसी दूसरी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर या ओनर वगैरह नहीं बनेगा। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि भाई तुम 2 कंपनियों में इन्वॉल्व हो, किस कंपनी का भला सोचोगे, कंपीटिंग बिजनेस है ना दोनों। तो कहते हैं एक ही कश्ती के सवार हो, 2 कश्ती के सवार
ना हो। ये चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए सिर्फ रिस्ट्रिक्शन है, डायरेक्टर्स के लिए नहीं, शेयर होल्डर के लिए नहीं। नॉट टू एंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस। सिमिलर बिजनेस में इसका मतलब एंगेज हो सकता, सॉरी डिसिमिलर बिजनेस, किसी अदर बिजनेस में एंगेज हो सकता है। एक टेक्सटाइल में चीफ एग्जीक्यूटिव है, एयरलाइन में डायरेक्टर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक ही एयरलाइन में चीफ एग्जीक्यूटिव है, दूसरी एयरलाइन में चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकता। हाँ, एक एयरलाइन में डायरेक्टर है, दूसरी एयरलाइन में डायरेक्टर हो सकता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर तो बहुत से होते हैं ना। एक डायरेक्टर अगर 2 नंबरी करने की कोशिश भी करेगा, दूसरे कहेंगे भाई ठहर जाओ, तुम इंटरेस्टेड हो, याद है वो डिस्क्लोजर इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन में कहेंगे भाई तुम साइड पे हो जाओ, बाकी डायरेक्टर्स है ना फैसला करने के लिए। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी का एक ही होता है। अगर ये इसका इंटरेस्ट हो कंपीटिंग ट्रांजैक्शन, तो फिर उसको तो जाहिर है अब अलग करके फैसला नहीं हो सकता। एक ही चीफ एग्जीक्यूटिव है, 10 होते तो हम कहते हैं भाई तुम साइड पे हो जाओ, बाकी चीफ एग्जीक्यूटिव फैसला कर लेंगे। इसीलिए इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है। चीफ एग्जीक्यूटिव में नॉट टू एंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस। कंपीटिंग बिजनेस का मतलब समझ आ गया? सिमिलर, जो कंपटीशन क्रिएट कर रहा हो, कंपेटिटर बिजनेस। इंगेज का मतलब क्या है? इंगेज का मतलब है ओन भी नहीं करेगा, मैनेज भी नहीं करेगा, यानी किसी दूसरे बिजनेस को ओन भी नहीं करेगा, उसकी ओनरशिप में भी नहीं होगा कंपीटिंग बिजनेस में, कंपीटिंग बिजनेस की मैनेजमेंट में भी नहीं होगा। दोनों चीजें कवर कर रहा है। और ना सिर्फ ये कि सीईओ, बल्कि उसकी स्पाउस और माइनर चाइल्ड भी नहीं होगा। ये अहम, यानी स्पाउस और माइनर चाइल्ड को, एक पर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव है पीआईए में और एयर ब्लू में उसकी स्पाउस डायरेक्टर है, हो सकता है? नहीं। सीईओ या स्पाउस और माइनर चाइल्ड ये कवर होते हैं। इसका मतलब है कंपीटिंग बिजनेस है और कंपीटिंग बिजनेस में इंगेज्ड है। इंगेज का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट होना या ओनरशिप होना। तो चूंकि स्पाउस मैनेजमेंट में है, डायरेक्टर है ना, तो इसका मतलब ये वायलेशन है लॉ की। कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव किसी कंपीटिंग बिजनेस में इंगेज नहीं हो सकता। लेकिन ये चेक करें, मेरा ख्याल है ये पब्लिक कंपनी के लिए थी रिस्ट्रिक्शन। ये जरा चेक करें, ये किताब दिखाइएगा मुझे, किताब में चेक करें। ये रिस्ट्रिक्शन जहां तक मुझे याद है ये पब्लिक कंपनी के लिए थी, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं थी। जरा कंफर्म करके मुझे बताइएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। ये प्रोविजन समझ आ गई? सॉरी, ये लिखा हुआ है नहीं भाई, रहने दे। सॉरी सीईओ ऑफ पब्लिक कंपनी आर स्पाउस और माइनर चाइल्ड। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के सीईओ के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी प्राइवेट कंपनी का सीईओ किसी दूसरी एंगेज हो सकता है। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। इंगेज का मतलब आपको पता होना चाहिए। कंपीटिंग का पता, कंपनी तो सिंपल है ना, कंपेटिटर बिजनेस नहीं होना चाहिए। टेक्सटाइल है टेक्सटाइल नहीं, ऑटो सेक्टर ऑटो में नहीं, टेलीकॉम सेक्टर है टेलीकॉम सेक्टर में नहीं, शुगर सेक्टर है शुगर सेक्टर की दूसरी कंपनी में नहीं, आईटी सेक्टर है दूसरी आईटी सेक्टर कंपनी नहीं। कंपीटिंग। इंगेज का मतलब क्या होता है? ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों इसमें आते हैं। और सीईओ से मुराद सीईओ प्लस स्पाउस प्लस माइनर चाइल्ड है पब्लिक कंपनी का। अब इसमें वो डिफरेंट वेरिएशन लेके आएगा। एक तरफ सीईओ होगा, दूसरी तरफ माइनर चाइल्ड होगा। कभी कंपीटिंग बिजनेस होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी ओनरशिप होगी, कभी मैनेजमेंट होगी, कभी पब्लिक कंपनी होगी, कभी प्राइवेट कंपनी होगी। याद रखें, सारे केस सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने ये लाइन याद रखी, नॉट टू एंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस। और ये रिस्ट्रिक्शन है किस लिए? फॉर सीईओ ऑफ पब्लिक कंपनी और स्पाउस और माइनर चाइल्ड। ये ज़हन में रख के अप्लाई करते रहेंगे, केस स्टडी सॉल्व। एक लफ्ज भी आगे पीछे किया, केस आपका हो सकता है गलत हो जाए। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन और टर्म्स एंड कंडीशन। फिर इसके बाद क्राइटेरिया, मतलब किसी को भी चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर दे। मुझे बताइए, जब हमने डायरेक्टर पढ़ा था, डायरेक्टर बनने के लिए ग्रेजुएशन लाजमी थी ना? हाँ, क्राइटेरिया में ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन नहीं। कंपनी अगर चाहे, लॉ ने प्रेस्क्राइब नहीं किया, कंपनी अगर चाहे तो अपनी मर्जी से एडिशनल क्राइटेरिया आर्टिकल्स में लिख सकती है। क्वालिफिकेशन का लॉ ने नहीं कहा था। तो जरा देखते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन है कि नहीं। उन्होंने कहा क्राइटेरिया, अच्छा देखिए क्राइटेरिया उसी तरह 2 फोल्ड क्राइटेरिया है चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए, एलिजिबिलिटी का भी, इनएलिजिबिलिटी का भी। ये मैं
डायरेक्टर में भी आपको हाईलाइट करवाया था, इधर भी हाईलाइट करवाया। क्यों? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ के आपको अंदाजा हो जाए। कभी कहता है बताइए क्या क्राइटेरिया चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए, तो आपने कौन सा लिखना है, एलिजिबिलिटी या इनएलिजिबिलिटी, दोनों लिखना है, शाबाश। कभी कहता है विच पर्सन्स आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर, अब कौन सा क्राइटेरिया लिखना, सिर्फ इनएलिजिबिलिटी का। यहां समटाइम कहता है विच पर्सन आर एलिजिबल, ठीक। अच्छा अब देखिए एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल है चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के लिए, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, नीड नॉट बी शेयर होल्डर, डायरेक्टर और एम्प्लॉय, उसका शेयर होल्डर, डायरेक्टर या एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं है, कोई भी पर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है। एक क्वेश्चन में उसने कहा एक बंदे के पास कोई कंपनी का शेयर ही नहीं है, वो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है? एक बंदे के पास कंपनी का शेयर ही नहीं है, वो डायरेक्टर बन सकता है? वो कैसे? होल टाइम एम्प्लॉय, नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट भी, और एक चीफ एग्जीक्यूटिव भी था, ठीक है, डीम डायरेक्टर होता है। इनएलिजिबिलिटी एज ऑफ डायरेक्टर, क्या मतलब, जो डायरेक्टर के लिए इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वही इसके लिए इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। एग्जाम में अगर 5 नंबर के साथ पूछ ले कि व्हाट इज द इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट एज चीफ एग्जीक्यूटिव, तो आप सिर्फ इतना लिख देंगे एज ऑफ डायरेक्टर, के उसके बाद वो सारे पॉइंट्स बताएंगे जो डायरेक्टर वाले हैं, क्योंकि मार्क्स ज्यादा है, याद है इनएलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर वाले। बताइए बॉडी कॉर्पोरेट चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकती है ना? क्यों? वो डायरेक्टर के लिए इनएलिजिबल है, तो यहां पे भी इनएलिजिबल है। नेशनल टैक्स नंबर नहीं है जिसका, चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है? बन सकता है। एससीसीपी में ग्रांट एग्जेम्पशन, एनटीएन के केस में एससीसीपी एग्जेम्पशन दे सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा चले ठीक है, और बताएं। अच्छा वो लिस्टेड कंपनी का बताया, मुझे याद आ गया, डिफॉल्टर, अगर किसी बंदे से लोन लिया हो डिफॉल्ट कर जाए, वो बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकता है? वो बन सकता है, शाबाश। क्यों? हाँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिफॉल्टर जो है वो नहीं बन सकता। और ब्रोकर तो बन सकता है चीफ एग्जीक्यूटिव, ब्रोकर नहीं बन सकता। स्पाउस हो वो भी ब्रोकर नहीं बन सकता, सॉरी ब्रोकर बन सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगर या स्पाउस ब्रोकर है। अच्छा अब एक क्वेश्चन आपने मुझे ढूंढ के बताना, ये आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है। क्या स्पाउस, देखिए यहां पे स्पाउस के साथ माइनर चाइल्ड भी कवर किया, क्या ब्रोकरेज हाउस में माइनर चाइल्ड ब्रोकर हो तो क्या फिर वो पर्सन डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है? ब्रोकरेज वाली कंडीशन में बताइए, सिर्फ स्पाउस था या माइनर चाइल्ड भी था? माइनर चाइल्ड नहीं था, कंफर्म है? चलिए ठीक है, हाँ, मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए लेकिन बारह मेरा ख्याल ये है कि वहां पे माइनर चाइल्ड नहीं था, माइनर चाइल्ड नहीं, लेकिन बारह कंफर्म कर लीजिएगा जी। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट डिपेंड करता है कौन करेगा, फर्स्ट, सब्सिक्वेंट या कैजुअल वैकेंसी, कौन सा केस है? अच्छा अब मैं बहाने से कंसेप्ट देखे, चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, लेकिन मिक्स हो सकते हैं, इसलिए बहाने से क्या करेंगे हम वाला, डायरेक्टर की भी रिवीजन करेंगे। तो पहले जरा डायरेक्टर वाला बताइए, फर्स्ट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? सब्सक्राइबर। कब तक अपॉइंटमेंट होती है? एजीएम तक। और अपॉइंटमेंट होती कैसे है? वो डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के साथ प्रपोज डायरेक्टर्स की लिस्ट डालते हैं। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली डायरेक्टर बन जाते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव देखते हैं इसमें क्या कहता है, कहता है फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव सब्सक्राइबर ही डिसाइड करेंगे, यानी इसका सब्सक्राइबर जब डायरेक्टर्स का नाम दे रहे होंगे ना मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के साथ, तो चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम भी देंगे। और ये भी कब तक होल्ड करेगा एजीएम? आर फॉर शॉर्टर पीरियड। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, आर फॉर शॉर्टर पीरियड, इसके टेन्योर के साथ हमेशा शॉर्टर पीरियड आएगा।
डायरेक्टर्स के टेन्योर के साथ नॉर्मली शॉर्टर पीरियड नहीं आता था, उनका टेन्योर सिंपल होता था 3 साल याद, सब्सिक्वेंट का, और उसमें शॉर्टर पीरियड नहीं होता था। हाँ, अर्ली रिमूव या रिजाइन हो सकते थे डायरेक्टर्स, लेकिन इसका तो पीरियड भी आप ये कह सकते हैं, अच्छा फर्स्ट एजीएम है 6 महीने बाद तुम 2 महीने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव हो गएगा, ठीक है सर। तो बाकी सारी परवेन इसकी अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव की वही है जो डायरेक्टर वाली थी, सिवाय शॉर्ट पीरियड के। क्लियर? अब अगला कंसेप्ट कौन सा? सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। वो बताइए सब्सिक्वेंट डायरेक्टर के केस में अपॉइंटमेंट कौन करता है? मेंबर्स कहां करते हैं? एजीएम में। ठीक है। और रजिस्ट्रार को इतलाक किसने देनी है, कब देनी है? कंपनी ने, विद इन 14 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। 14 दिन थे कि 15 दिन थे? 14 दिन थे। हाँ, एक मिनट 15 दिन थे। 14 दिन तो वो प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन में थे ना, 7 का पहाड़ा। 14 दिन पहले उन्होंने अपनी नॉमिनेशन देनी है, भाई कंफर्म है भाई को कंफर्म, चेक कर ले। ऐसे इंसान है, खता का पुतला हो सकते हैं, लेकिन 7 का पहाड़ा याद किया, काम आ गया। वो 7 का पहाड़ा था पहले अपॉइंटमेंट से पहले प्रोसीजर में। तो एजीएम से 14 दिन पहले तक डायरेक्टर्स ने अपनी विलिंगनेस, कंसेंट देनी होती है कंपनी को कि हाँ जी हम कैंडिडेट्स हैं, और अपॉइंटमेंट के बाद 15 दिन के अंदर। हाँ? मैं सच्चा सही कलव रहा था ना, गुड। चले अब सब्सिक्वेंट देख लें। सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट किसने करनी है भला? अब देखिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? मैं चीफ एग्जीक्यूटिव को कौन करता है? डायरेक्टर्स करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टर्स ही होना चाहिए था ना भाई, मेंबर थोड़ी होना चाहिए था। और अपने इलेक्शन के 14 दिन के अंदर अंदर, यानी जब वो अपॉइंट हो जाएंगे उसके 14 डेज के अंदर अंदर। ये 14-15 वाली कहानी जो है ना, इसमें ट्विस्ट है। हालांकि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, रटे वाली बात है। प्रैक्टिकली हम लॉ देखते हैं, नजर आ जाता है, लेकिन आईकैप इसमें ट्विस्ट खेल रहा है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कहां पे 14 डेज है, कहां पे 15, कहां पे 28 है, कहां पे 30। टेन्योर क्या होगा? सब्सिक्वेंट चीफ है, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर का टेन्योर क्या होता था? गलत, फेल। लॉ पास करना इतना आसान नहीं है जितना समझ लिया आपने। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर का पीरियड बताओ। अच्छा याद रखिए, लॉ में इनकम्प्लीट चीज गलत होती है, ये हिंट दे दिया आपने। देखें कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में रिड्यूस दिस पीरियड, पढ़ा था कि नहीं? ठीक है, लेकिन यहां पे हर तरह की कंपनी, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑटोमेटिकली, देखें चीफ एग्जीक्यूटिव असल में होती है क्रिटिकल पोजीशन। इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव अगर गड़बड़ कर रहा हो ना, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए चीफ एक तो अगर आपने ट्रायल बेसिस के ऊपर शॉर्टर पीरियड का मतलब ये होता है आपने प्रोबेशनरी पीरियड के ऊपर किसी को चीफ एग्जीक्यूटिव बना के चेक करना है, कर सकते हैं। ये ना डायरेक्टर की तरह 3 साल का पीरियड हो और वो 2 नंबर, या एक डायरेक्टर 2 नंबर आ जाए ना 15 डायरेक्टर में, उसका सद्देबाब किया जा सकता है। कैसे वाला? मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स वोट देते हैं, वो 2-4 करप्ट भी है तो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर ईमानदार है, ईमानदारों वाला फैसला होगा। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव तो एक ही है, ये करप्ट निकल आया, ये इनकम्पिटेंट निकल आया, ज्यादा रिस्की है ना। इसीलिए लॉ ने यहाँ पे शॉर्टर पीरियड, हमेशा शॉर्टर पीरियड की बात की है, ताकि आप ट्रायल बेसिस पे किसी को महीने 2 महीने के लिए फॉर एग्जांपल चेक करना चाहें, उसे अपॉइंट करें 3 महीने के लिए, उसे भाई देखेंगे आपका काम, फिर उसके बाद आपको पक्का करेंगे 3 साल के लिए। तो टेन्योर क्या है? 3 years और शॉर्टर पीरियड अगर फिक्स किया। कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? किसी की डेथ हो जाए, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, रिजाइन हो जाए, डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? रोड एक्सीडेंट में अक्सर मारे जाते हैं केस स्टडीज में। अच्छा अच्छा कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाए तो किसने फिल करनी होती थी? गलत, फेल। रिमेनिंग गलत, फेल। कंसेप्ट को ऊपर से नहीं पकड़ रहे आप। कैजुअल वैकेंसी, अच्छा मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर आसानी दे रहा हूं। कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? अगर कोई फिल करेगा तो हाँ, लिस्टेड कंपनी। अब निकली सही बात पास होने वाले वहां से। लिस्टेड कंपनी का केस है,
पहले तो ये बताइए ना कैजुअल वैकेंसी, मैं ये सुनना चाह रहा था कि किस केस में रिक्वायर्ड है किस में नहीं है। जिसमें रिक्वायर्ड है उसमें बता दो, ठीक है। क्या लिस्टेड कंपनी के केस में रिक्वायर्ड है कैजुअल वैकेंसी फिल करना, कौन करेगा? डायरेक्टर्स। कब करेंगे? विद इन 90 डेज। और अनलिस्टेड कंपनी का केस होगा तो रिक्वायर्ड नहीं है, प्रोवाइडेड रिमेनिंग डायरेक्टर मिनिमम नंबर पूरा कर रहे हैं। अगर रिमेनिंग डायरेक्टर मिनिमम नंबर से कम है तो कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड है। कौन फिल करेगा? रिमेनिंग डायरेक्टर्स करेगी। इसमें टाइम नहीं दिया। अच्छा, क्वेश्चन में कैसे, केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, अगर केस स्टडी में कैसे पता चलेगा लिस्टेड कंपनी वाली बात लिखनी है कि अनलिस्टेड वाली बात लिखनी है? बताएगा वो, शाबाश, लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। और अगर उसने नहीं बताया फिर दोनों लिखेंगे। ये है पेपर पास होने का। सिर्फ कंसेप्ट आना काफी नहीं होता, उसको प्रेजेंट करना है जैसे वो चाह रहा हो। और वो कैसे चाह रहा होता है, ये उसकी चाहत क्या है, हमें कैसे पता चला एग्जामिनर की? क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से। और वो हम कैसे डिकोड करना आएगी हमें वो? जैसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप क्लियर होते जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन में जब वो इन्फॉर्मेशन देता है ना तो ये मांग रहा होता है। क्वेश्चन में जब ये इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है ना तो उसका मकसद होता है वो हम ये चीज लिखें, ठीक है। ये प्रैक्टिस से ज्यादा प्रैक्टिस की स्टडीज की। कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर करेंगे, कब करेंगे? विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन। खुदा का होकर यार, मेहरबानी भाई। विद इन 14 डेज ऑफ कैजुअल वैकेंसी, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन। कैजुअल वैकेंसी, मेरे भाई ने रोजा रखा हुआ है ना, कैसे पता चला मुझे भला? क्योंकि आप अक्सर रखते हैं, अक्सर ही हमेशा रखते होते हैं माशाल्लाह, इस वजह से गलती से नहीं पता चला। तो ये नहीं मैं कहूंगा वो आपको रोजा लग रहा है, नहीं। बंदे को ना भी लग रहा हो ना, बिना गुस्सा आ जाता है बात सुन के। हाँ, घर में बहन भाई से लड़े ना, अम्मी कहती होती हैं जी डायरेक्टर्स कब? विद इन 14 डेज कैजुअल वैकेंसी। अच्छा बताएं, चीफ एग्जीक्यूटिव की कैजुअल वैकेंसी फिल करना हर केस में रिक्वायर्ड है क्या? यस। होता ही एक है, सर के बगैर थोड़ी कंपनी चलेगी। ये हेड है, जिस तरह हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, प्रेसिडेंट के बगैर मुल्क थोड़ी चलता है। चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर भी कंपनी नहीं चलेगी। ये जो कैजुअल वैकेंसी, अच्छा हाँ, डायरेक्टर जो कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट होता था उसका पीरियड क्या होता था? फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल, जितना उस डायरेक्टर का पीरियड था जिसकी जगह पे वो अपॉइंट हुआ है। यहां पे वो नहीं लिखा हुआ, हालांकि बात तकरीबन वही बन जाती है। यहां पे क्या कह रहा है कि जो कैजुअल वैकेंसी में डायरेक्टर पॉइंट, सॉरी चीफ एग्जीक्यूटिव पॉइंट होगा ना, उसका पीरियड कितना होगा? जब तक नए आने वाले डायरेक्टर, न्यूली इलेक्टेड डायरेक्टर अपना नया सीईओ अपॉइंट नहीं कर देते, जब तक नेक्स्ट डायरेक्टर अपना नया सीईओ अपॉइंट नहीं कर देते, ये सीईओ काम करता रहेगा। आगे चलते हैं। ये तो हो गया कैजुअल वैकेंसी का। नेक्स्ट, रिमूवल। क्या एक चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव किया जा सकता है? ठहरे, अभी ना बताएं मुझे, पहले मुझे ये बताएं। हाँ, क्या एक डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है? यस। सारे डायरेक्टर मिलकर मेजोरिटी ऑफ वोट से उसको रिमूव नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? सिर्फ मेंबर कर सकते हैं। कैसे रिमूव करेंगे? थ्रू स्पेशल फेल। कैसे रिमूव करेंगे? पहले बताया, डिपेंड करता है डायरेक्टर कौन सा है। इलेक्टेड डायरेक्टर है जो इलेक्शन के जरिए से आया था, या कि फर्स्ट डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी वगैरह वाला अनपोज्ड डायरेक्टर है। अगर ये इलेक्टेड डायरेक्टर है तो इसको कैसे रिमूव किया जाएगा? अब ये नहीं बताता कि हाँ कैसे, क्या कब रिमूव? अगर नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन इक्वल आर एक्सीड हुए, जितने के इलेक्शन में आखिरी कैंडिडेट ने, सक्सेसफुल कैंडिडेट ने वोट लिए थे, तो ये रिमूव नहीं होगा, वरना हो जाएगा। और ये जो फर्स्ट वाले डायरेक्टर थे कैजुअल वैकेंसी और अनपोज्ड वाला, ये कब रिमूव नहीं हो गया? अगर ये कितने वोट ले लें फार्मूले के मुताबिक, यानी नंबर ऑफ वोट्स कितने, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्टर्स अपॉइंटेड एट एजीएम डिवाइडेड बाय डायरेक्टर्स फॉर टाइम बीइंग।
फार्मूला याद है ना। अब आ जा चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव रिमूव किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। इसके भी दो केस है, लेकिन ये केस डिफरेंट है। चीफ एग्जीक्यूटिव को पॉइंट याद रखे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर कर सकते हैं, लेकिन रिमूव डायरेक्टर या शेयर होल्डर्स दोनों कर सकते हैं। शेयर होल्डर क्या मेंबर्स भी रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से। क्या डायरेक्टर्स भी रिमूव कर सकते हैं? यस। कैसे? 3/4 मेजोरिटी से। मैंने एग्जाम में लिखा डायरेक्टर्स कैन रिमूव चीफ एग्जीक्यूटिव बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। मुझे फेल कर दिया उसने, क्यों? डायरेक्टर्स के केस में मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन होती नहीं है, ठीक है। उनके डिसीजन होते हैं नॉर्मली सिंपल मेजोरिटी से, या कोई बहुत अहम डिसीजन हो 3/4 मेजोरिटी। स्पेशल रेजोल्यूशन की टर्म सिर्फ और सिर्फ खास तौर पे मेंबर शेयर होल्डर्स के लिए मुख्तस है, उन्हीं के कंटेक्स्ट में बोली जाती है। डायरेक्टर्स, अच्छा देखिए, अगर बात वही बन जाती है, स्पेशल रेजोल्यूशन की भी डेफिनेशन दिखे ना, वो 3/4 की बात करता है, लेकिन याद रखें जो टर्म जिसके लिए यूज होती है उसी कंटेक्स्ट में यूज करेंगे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, उसमें आप मेंबर्स की बजाय लफ्ज शेयर होल्डर यूज कर देंगे, उसका तो फेल करना आपको बनता है ना, कि जब शेयर कैपिटल है ही नहीं तो शेयर होल्डर कहां से आ गया चाचू, वो तो मेंबर लिखो। तो टर्म्स जिस कंटेक्स्ट में यूज हो रही हो उसी कंटेक्स्ट में हमने इस्तेमाल करनी है लॉ में, अपनी मर्जी से उनको हेरफेर नहीं करना। स्पेशल रेजोल्यूशन सिर्फ मेंबर्स के लिए यूज होता है, डायरेक्टर्स के लिए नहीं। ये क्या लिखा है? इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्रीमेंट और आर्टिकल्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी। हम मर्केंटाइल लॉ में एक बहुत अहम कंसेप्ट पढ़ेंगे। मैंने कॉलेज में आके मैंने कहा सर मुझे जॉब चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है नौकरी दे देते हैं, लेकिन मैंने कहा ठीक है सर मैं भी काम करने को तैयार हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो मैंने एक कॉलेज छोड़ के दूसरी जगह आना है, एग्जिस्टिंग फर्ज कीजिए किसी कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूं, दूसरे कॉलेज वाला मुझे ज्यादा पैसे ऑफर करता है, और मैं कहता हूं ठीक है उधर चल, लेकिन मुझे खतरा है एज एम्प्लॉय। मैं इसलिए आपके साथ ये एग्जांपल थोड़ा देर में शेयर कर रहा हूं कि प्रैक्टिकली आपको इस तरह की सिचुएशन फेस करना पड़ेगी, हो सकता है। मैं जब उधर नए कॉलेज वाले के पास एग्रीमेंट करने जाऊंगा ना, मुझे एक खतरा होगा, डर होगा। मैं कहूंगा यार मैं पुराना कॉलेज छोड़ आया हूं, उधर से मुझे फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए मिलते थे, 5 रुपए समझ ना, राउंड ऑफ करके आ रहा, 5 का मतलब 50,000 तो 5 रुपए मिलता है। मैंने कहा इधर मुझे 10 रुपए दे रहे हैं ये, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि 4 महीने के बाद मुझे निकाल दें और मैं पीछे जाने मतलब 10 के चक्कर में आया हूं, 5 से भी हाथ धो बैठूं। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं फैसला करूं ना तो मेरी पोजीशन सिक्योर हो। मैं उस पार्टी से क्या कहूंगा भला, अपने एम्प्लॉयर से, न्यू एम्प्लॉयर से, सर मेरे साथ एग्रीमेंट कर लें, क्या आप मुझे 3 साल से पहले नहीं निकालेंगे या 5 साल से पहले नहीं निकालेंगे, और अगर निकालेंगे तो इतना जुर्माने के तौर पे मुझे 2 साल की सैलरी देंगे। अगर ये एग्रीमेंट कर लिया जाए, याद रखिए ये एग्रीमेंट वैलिड होता है। आप जब कभी किसी जगह पे जाएं तो अगर आपको लगे खतरा हो कि दूसरी पार्टी हो सकता है 2, 3, 4 महीने आपको नौकरी देने के बाद आपको निकाल दे, एग्रीमेंट में देख लें ये चीज लिखवा लें। अगर आपकी बात मानी जा सकती हो तो इस पोजीशन में तो लिखवा ले कि सर 3 साल से पहले आप मुझे जॉब से नहीं निकालेंगे, अगर निकालेंगे तो पेनल्टी देंगे। और याद रखें अगर आप हो इस तबीयत के थोड़ा कि यार अच्छा मैं एग्रीमेंट इनके साथ कर लेता हूं, लेकिन अगर मुझे इससे भी बेहतर ऑप्शन मिली ना मैं उधर शिफ्ट कर जाऊंगा, फिर आपके लिए क्या बेहतर है कि इस तरह की कंडीशन ना हो। तो आप ये देख ले, ये जो होता है ना, ये इस तरह की कंडीशन एग्रीमेंट में मर्केंटाइल लॉ में पढ़ेंगे कि कोई एक एम्प्लॉय 3 साल के लिए काम करेगा, उससे पहले नहीं छोड़ के जाएगा, ये कंडीशन वैलिड होती है। और ये 2 धारी तलवार है। 2 धारी तलवार का मतलब क्या है? हो सकता है ये आपके फेवर में हो सकता है आपके अगेंस्ट हो। मतलब अगर आपको अच्छी ऑफर आ गई आप नहीं शिफ्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर आप नहीं लिखवाते तो हो सकता है कि एम्प्लॉयर आपको निकाल दे। तो आपने हालात के मुताबिक ये फैसला करना है।
बहरहाल ये अगर लिखवा दी जाए कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन, ये वैलिड होती है लेकिन एक केस में वैलिड नहीं होगी, क्या? चीफ एग्जीक्यूटिव के केस में। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ ये एग्रीमेंट किया जाए ना कि आपको कंफर्म हम 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, चाहे आर्टिकल्स में लिख दिया गया हो कि हर चीफ एग्जीक्यूटिव कम से कम 2 साल के लिए अपॉइंट होगा, या एग्रीमेंट कर दिया गया हो कि आपको 2 साल के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया जा रहा है, याद रखें इसके और इससे पहले आपको निकाला नहीं जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर चीफ एग्जीक्यूटिव सही काम नहीं कर रहा, आप दूसरे महीने ही उसको निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है इररिस्पेक्ट, मतलब चाहे आप एग्री कर लें, आर्टिकल्स में लिखा भी हो चीफ एग्जीक्यूटिव इधर से के लिए अपॉइंट हो रहा है, उसके बावजूद भी आप उस पीरियड से पहले चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मेंबर्स कर सकते हैं या डायरेक्टर्स? डायरेक्टर्स 3/4 मेजोरिटी के साथ, मेंबर्स स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ। ये रिमूवल वाली बात आपने खास तौर पे जहन में रखनी है। ये फेवरेट कंसेप्ट है आपका, और ये कंपीटिंग बिजनेस वाला भी फेवरेट है। बाकी भी अक्सर टेस्टिंग करता है, मैनेजमेंट वाला पूरा चैप्टर वैसे तो बाकी चैप्टर के अंदर ज्यादा है हमें, लेकिन इसमें भी आज के लेक्चर में खासतौर पे ये पॉइंट है। राइट्स ऑफ रिटायरिंग सीईओ, जो सीईओ रिटायर हो रहा है उसके राइट्स है कोई? बिल्कुल है। क्या? एलिजिबिलिटी फॉर रीअपॉइंटमेंट, वो दूसरी दफा भी अपॉइंट हो सकता है। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट एक दफा अपना टेन्योर पूरा कर ले, दूसरी दफा अपॉइंट हो सकता है? यस, हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर भी रीअपॉइंट हो सकता है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पता है तरमीम के बाद 18वीं तरमीम थी, जिसके बाद एक बंदा 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। हाँ? हमारे एक साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, वो 3 दफा बने। अल्लाह ताला किस्मत की बात है। बहरहाल, तो दूसरा, कंटिन्यू टिल सक्सेसर इज अपॉइंटेड। अगर टेन्योर खत्म भी हो गया हो, अगर टेन्योर खत्म भी हो गया हो, उसके बाद भी काम कर सकता है। देखें, इसको मैं रिलेट करवाता हूं आपको किस प्रोविजन के साथ, किसके साथ रिलेट कर, हाँ, ये इसके साथ। टिल नेक्स्ट इलेक्टेड डायरेक्टर अपॉइंट्स न्यू सीईओ। यानी कंसेप्ट क्या बना, दोनों को जोड़ के कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको। एक चीफ एग्जीक्यूटिव का टेन्योर अगर पूरा हो भी जाए ना, और अगला चीफ एग्जीक्यूटिव अभी अपॉइंट नहीं किया हुआ, तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ये नहीं है कि जी घर चला जाए, नहीं, ये अपने काम, अपनी जिम्मेदारी अदा करता रहेगा जब तक के नया सीईओ अपॉइंट नहीं हो जाता। भाई ये बात समझ आई? क्योंकि किसी ना किसी सीईओ का होना जरूरी है। पुराने का टाइम खत्म हो गया, नया अपॉइंट नहीं हुआ, तो क्या पुराना घर चला जाए? ऐसे थोड़ी है। जहाज कैप्टन है, जहाज को चला रहा है, उसे हाँ भाई आज मेरी रिटायरमेंट थी, 12 बजे में रिटायर हो जाना है, वो जहाज चलते जहाज से छलांग लगाए नीचे पैराशूट के जरिए, बस मैं, ऐसे होगा क्या? नहीं भाई, जब तक उसकी जगह पे नया कैप्टन नहीं आ जाता तो वो चला सकता है जहाज, यानी कंपनी, जहाज से मुराद कंपनी चला सकता है वो। हाँ, 2 सूरतों में नहीं। पहला, अगर उसको खास तौर पे टर्मिनेट कर दिया गया हो, यानी फर्ज कीजिए डायरेक्टर्स ने उसको 3/4 मेजोरिटी से रिमूव कर दिया, और वो कहने लगा भाई तुमने मुझे रिमूव तो कर दिया है, अभी अगला चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट नहीं किया, तो जब तक 8-10 दिन है मैं ही चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करूंगा, और वो इन 8-10 दिनों में अन्नी मचा देता है, सारे पैसे 2 नंबरिया कर करा के। ऐसे हो सकता है ना, क्योंकि उससे पता निकाल देंगे। तो इसीलिए अगर उसको टर्मिनेट किया गया हो, फिर वो अपनी ड्यूटीज कंटिन्यू नहीं करेगा, फिर जिस दिन टर्मिनेट किया उसी दिन घर जाए। फिर वो डायरेक्टर की सर दर्द है कि अगला चीफ एग्जीक्यूटिव है कि नहीं है, नहीं है तो काम कैसे चलना है। या वो ऐसा चीफ एग्जीक्यूटिव रिटायर हो गया और वो नया चीफ एग्जीक्यूटिव किसी को अपॉइंट ही नहीं होने देता, नए चीफ एग्जीक्यूटिव के रास्ते में रोटेट करता है। तो इस सूरत में अगर ये दोनों में से कोई, तो आप खुद सोचे कॉमन सेंस से, जो चीफ एग्जीक्यूटिव का टेन्योर पूरा हो गया उसे लॉ ने राइट दिया यार जब तक नया सीईओ नहीं आता तुम काम चलाते रहो, लेकिन अगर वो इनमें से कोई एक कंडीशन आ जाए तो क्या उसका सीट पे बैठे रहना मुनासिब है कंपनी के लिए? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उन्होंने कहा इस केसेस में वो घर जाए फौरी। हाँ, अगर ये केस नहीं है तो वो उसका राइट है, वो कंटिन्यू करे टिल सक्सेसर इज अपॉइंटेड। सक्सेसर का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट सीईओ, जानशीन।
पावर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, सिंपल, फेडरल गवर्नमेंट की क्या पावर्स है? फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो किसी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर सकती है, प्रोवाइडेड इफ अगर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर फेडरल गवर्नमेंट के, अगर फेडरल गवर्नमेंट किसी कंपनी के मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है तो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव भी अपॉइंट कर सकती है। अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास 75% वोटिंग पावर है तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव भी कर सकती है। 75% वोटिंग पावर हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाती है ना, रिमूव भी कर सकती है। मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हो अपॉइंट भी कर सकते हैं। इसका मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट होगा मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर से, रिमूव होगा 3/4 से। और फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी को चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती है तो उसकी टर्म एंड कंडीशन भी फेडरल गवर्नमेंट ही डिटरमिन करेगी। ये कंसेप्ट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक चीफ एग्जीक्यूटिव का। हमने चीफ एग्जीक्यूटिव का डेफिनेशन को पढ़ा, टर्म एंड कंडीशन, क्राइटेरिया, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, राइट्स ऑफ रिटायरिंग आइटर और पावर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे अहम चीजें हैं, वैसे तो कुछ भी पूछ सकता है भाईजान, आई कैप का कोई पता नहीं है, लेकिन जो ज्यादा अहम है वो आपको बता रहा हूं। एक ये वाली प्रोविजन, डीम्ड डायरेक्टर वाली बात, नॉट टू एंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस वाली बात। रटे वाले क्वेश्चन में वो इनमें से कुछ ना कुछ पूछ लेता है, लेकिन केस स्टडी में इसके बाद ये रिमूवल वाली, ये 3 चीजें केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में वो किसी भी कंसेप्ट में से पूछ सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 11 के एंड पे जितने भी क्वेश्चन है 39 से 47 तक वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। जो आई कैप की बुक जो स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं उनकी असाइनमेंट लेक्चर प्लान के जरिए शेयर कर दी जाएगी। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।